फिजा के चेहरे पर आज एक अजीब सा सुकून था। वो आईने के सामने खड़ी हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी मेहंदी लगी हथेलियों को देख रही थी। बरसों के ख्वाब, बरसों की दुआएं, सब आज किसी हकीकत का रूप धारने जा रहे थे। आज उसकी शादी थी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे और बाप की आंखों में एक अजीब सा फख्र, जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली हो। घर में गहमा गहमी थी। दीवारों पर जगमगाती लड़ियां, बावर्ची खाने में पकवानों की खुशबू और सहन में लड़कियां हंसते हुए गीत गा रही थीं। मगर इस हंसी के पीछे एक खामोश सी थकन थी। वो थकन जो फिजा के बाप अब्दुल हमीद के चेहरे पर साफ दिखाई देती थी। शादी के इंतजामात में जो कुछ भी था, सब अब्दुल हमीद की इस्तिताअत से बाहर था। उसने कर्ज लिया, कुछ जेवर बेचा, हत्ता कि अपने दादा की छोड़ी हुई जमीन का भी एक टुकड़ा फरोख्त कर दिया। वजह सिर्फ एक थी, जहेज। फिजा के होने वाले शौहर आसिफ के घर वालों ने खुलकर कुछ नहीं मांगा था, मगर इशारों में, लफ्ज़ों में और रिवायात के बोझ में सब कुछ कह दिया था। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटरसाइकिल, सोना, कालीन और पता नहीं क्या क्या। अब्दुल हमीद हर चीज़ को इस ख्याल से लेता गया कि बेटी का घर आबाद हो जाए, कोई कमी न रह जाए। रात के पिछले पहर वो सहन में बैठा चाय पी रहा था। हाथ कांप रहे थे। माँ ने पास आकर कहा, बस कर दो हमीद, इतना सब कुछ दे चुके हो, बाकी जिंदगी कैसे चलेगी? हमीद ने सर झुकाकर कहा, मेरी बेटी है अम्मी, खाली हाथ नहीं भेज सकता, लोग क्या कहेंगे? अम्मी में आह भरी। लोगों के कहने से ज्यादा अगर खुदा पूछ ले कि इतना कर्ज क्यों लिया, तब क्या कहोगे? हमीद चुप हो गया, मगर उसकी खामोशी में एक बाप का खौफ था कि कहीं बेटी के नसीब में कोई जिल्लत ना लिख दी जाए। शादी का दिन आया। फिजा दुल्हन बनी तो जैसे चांद जमीन पर उतर आया। आसिफ भी खुश दिखाई देता था। दोनों के चेहरों पर नई जिंदगी की रोशनी थी। निकाह हुआ, मुबारकबादें हुईं और जब बारात रुखसत होने लगी तो अब्दुल हमीद ने बेटी को गले लगाया। खुश रहना बेटी, ससुराल वालों का दिल जीत लेना। फिजा के आंसू उसके दुपट्टे में जज्ब हो गए। अब्बा, अब फिक्र ना करें, मैं सबको खुश रखूंगी। वक्त ने पर लगाए। शादी के बाद के दिन खूबसूरत थे। आसिफ अच्छा शौहर लगा, हंसता, बातों में नर्म, और फिजा भी खुश थी। मगर खुशी का ये मौसम ज्यादा दिन ना रहा। एक दिन आसिफ की माँ सकीना बेगम किचन में खड़ी फिजा से बोली, बेटा, तुम्हारे अब्बा ने फ्रिज तो बहुत अच्छा दिया, मगर टीवी का ब्रांड जरा कमजोर है, जल्द खराब हो जाएगा। फिजा मुस्कुराकर बोली, अम्मी, अगर ऐसा हुआ तो ठीक करवा लेंगे ना? सकीना ने मानी खेज अंदाज में कहा, हाँ, मगर दूसरों के यहाँ जब शादी होती है तो वो सारी चीज़ें अपडेट दे देते हैं ताकि बदनामी ना हो। फिजा ने नज़रें झुका लीं। ये पहली बार था जब उसे महसूस हुआ कि जहेज सिर्फ सामान नहीं, एक इम्तिहान है जो रोज़ लिया जाएगा। चंद हफ्ते बाद आसिफ का लहजा भी बदलने लगा। फिजा, अम्मी ठीक कह रही हैं, तुम्हारे अब्बा ने कार क्यों नहीं दी? मैं ऑफिस जाने के लिए बसों में जलील होता हूँ। फिजा ने नर्म लहजे में कहा, आसिफ, अब्बू ने बहुत कुछ दिया है, वो कार अफोर्ड नहीं कर सकते थे। हाँ, मगर बाकी लोगों के अब्बा कर लेते हैं, आसिफ ने तल्खी से कहा। एक खामोश सी दरार उनके दरमियान बनने लगी। जहेज जो शादी से पहले खुशियों की जमानत समझा गया था, अब झगड़ों की जड़ बन गया। दिन गुजरते गए। फिजा ने खुद को घरेलू जिम्मेदारियों में झोंक दिया। सफाई, खाना, कपड़े, हर काम दिल से करती। मगर जब इंसान की इज्जत दांव पर लग जाए तो उसकी मेहनत भी बेमायनी हो जाती है। एक दिन सकीना बेगम के सामने मोहल्ले की एक औरत आकर बोली, बीबी, तुम्हारे बहू के अब्बा तो बड़े नेक आदमी हैं, मगर सुना है कर्ज में डूब गए। सकीना के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। हाँ बी, नेकी से ज्यादा बेटियों के जहेज के पीछे दिवालिया हो गए। अब हम क्या करें? हमारे बेटे की इज्जत भी तो संभालनी है। ये बात फिजा ने दरवाजे के पीछे से सुनी। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। अगले दिन आसिफ ने उसे कहा, फिजा, मैं सोच रहा हूं कि अपने कजिन से लोन ले लूं और नई गाड़ी खरीद लूं। लोन? मगर इतना कर्ज? तुम्हारे अब्बा ने भी तो कर्ज लिया था, मेरे लिए क्यों नहीं? ये जुमला फिजा के लिए तीर की तरह था। वो चुप रही, मगर रात भर आंसू बहाती रही। वक्त गुजरता गया। जहेज का बोझ उसके अब्बा के कंधों पर भी बढ़ता गया और उसके ससुराल के तानों का बोझ उसके दिल पर। एक दिन अब्दुल हमीद ने आसिफ के घर फ़ोन किया। बेटा आसिफ, मैंने सुना तुम्हें कार की ज़रूरत है। एक जानने वाले से बात की है, पुराना मॉडल है मगर अच्छी हालत में है।
मैं कुछ पैसे और जमा करके ले दूंगा। आसिफ ने जल्दी से कहा, अब्बा जी अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, अम्मी भी खुश हो जाएंगी। फ़ोन बंद हुआ तो फिज़ा के दिल में एक और ज़ख्म लगा। उसका बाप अपनी इज्जत बेटी के सुकून के लिए बेच रहा था। ये वो लम्हा था जब फिज़ा के अंदर कुछ टूट गया। उस रात फिज़ा देर तक जागती रही। कमरे में मध्यम रोशनी थी। आसिफ मोबाइल पर स्क्रॉल कर रहा था और फिज़ा खामोशी से छत को देख रही थी। अचानक उसके मुंह से बेख्तियार निकला, आसिफ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? आसिफ चौंक गया। ये कैसा सवाल है? जाहिर है करता हूँ। फिज़ा ने हल्की आवाज़ में कहा, तो फिर मेरे जहेज़ की चीज़ों से इतनी शिकायत क्यों है? तुम्हें तो मुझसे खुश होना चाहिए, मेरे घर से नहीं। आसिफ ने भवें से कोड़ी, बात खुशी की नहीं, इज्जत की है। लोग क्या कहेंगे कि आसिफ की बीवी के बाप ने बस इतना दिया? फिज़ा ने आहिस्ता से कहा, लोगों के कहने से ज़्यादा अगर दिल छोटा हो जाए तो क्या रह जाता है? आसिफ ने नज़रें चुरा लीं। तुम जज्बाती बातें मत करो, दुनिया अमली है। दुनिया वाकई अमली थी, मगर बेहिसी के भरी। चंद हफ्ते गुजरे तो अब्दुल हमीद की तबीयत बिगड़ गई। शुगर और ब्लड प्रेशर ने उसके जिस्म को कमज़ोर कर दिया। वो कई रातें दवा के बिना गुजारता क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे। एक दिन जब वो फिज़ा को फ़ोन कर रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी कमज़ोरी है, तुम फिक्र मत करना। फिज़ा ने फ़ौरन कहा, अब्बा मैं कल आ रही हूँ, मैं सब छोड़ कर आ रही हूँ। नहीं बेटी, तुम वहीं रहो, बस दुआएं करो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। फ़ोन बंद हुआ तो फिज़ा की आंखों में आंसू थे। आसिफ ने पूछा, क्या हुआ? अब्बा बीमार हैं, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। अभी तो मेरे दोस्त की सालगिरह है, कल चली जाना। फिज़ा ने खामोशी से सर हिला दिया, मगर रात भर उसके दिल में एक चुभन रही। अगली सुबह जब वो जाने की तैयारी कर रही थी तो सकीना बेगम ने तंज किया, अरे बहू, तुम्हारे अब्बा बीमार हैं, मगर क्या हमें भी छोड़कर चली जाओगी? घर के काम कौन करेगा? फिज़ा ने नज़रें झुकाईं, अम्मी बस एक दिन के लिए जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। सकीना ने बेनियाजी से कहा, ठीक है, मगर आसिफ के लिए खाना बनाकर जाना, उसकी सालगिरह है आज। फिज़ा ने चुपचाप सब किया, खाना बनाया और दोपहर में मैके के लिए रवाना हो गई। जब वो घर पहुंची तो मंजर उसके तसव्वुर से भी ज़्यादा तकलीफदेह था। अब्दुल हमीद चारपाई पर लेटा था, सांस फूल रही थी, चेहरे पर पीलापन था। माँ आंखों में आंसू लिए पास बैठी थी। फिज़ा बेटी, देखो तुम्हारे अब्बा को, 3 दिन से दवा नहीं ली। फिज़ा ने अब्बा का हाथ पकड़ा, अब्बा मैं आ गई हूँ, आप अब ठीक हो जाएंगे। अब्दुल हमीद ने कमज़ोर मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी बस एक बात कहना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ दिया मगर शायद खुशी नहीं दे सका। फिज़ा के आंसू उसके हाथ पर गिरने लगे। ऐसा ना कहें अब्बा, आपने सब कुछ दिया, सब कुछ। उसी शाम अब्दुल हमीद को अस्पताल ले जाया गया, मगर रास्ते में ही उसकी सांस रुक गई। फिज़ा के लिए जैसे वक्त थम गया। तदफीन के बाद जब वो ससुराल वापस आई तो सकीना बेगम के चेहरे पर अफसोस नहीं बल्कि एक सख्ती थी। अब तुम थक गई होगी, जाओ जाकर किचन देखो, 2 दिन से बर्तन नहीं धुले। फिज़ा ने हैरत से उन्हें देखा, अम्मी मेरा दिल नहीं है। दिल नहीं है? बेटा ये घर तुम्हारे जज्बातों से नहीं चलता, यहाँ सबको अपनी जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। फिज़ा चुप रही। उसके आंसू अब खुश्क हो चुके थे। आसिफ रात को आया तो फिज़ा ने उसे बाप की वफ़ात का दुख बताया। आसिफ ने आहिस्तगी से कहा, अल्लाह मगफिरत करे, मगर अब तुम मजबूत बनो, जिंदगी रुकती नहीं। फिज़ा ने दिल में सोचा, जिंदगी शायद नहीं रुकी मगर मेरी रूह ज़रूर रुक गई है। अगले दिन माँ का फ़ोन आया, बेटी तुम्हारे अब्बा के छोड़े हुए कर्ज के लिए लोग आ रहे हैं, घर बेचना पड़ेगा। फिज़ा ने आंखें मूंद लीं, अम्मी सब कुछ चला जाए तो जाने दे, बस आप अपना ख्याल रखें। वो फ़ोन बंद करके देर तक सोचती रही। उसके अब्बा ने जो कुछ भी दिया वो सब लोगों की नज़र में कम ही रहा, और जो नहीं दिया वही उसके शौहर और ससुराल के ताने बन गए। कई हफ्ते गुजरे। आसिफ की नई गाड़ी आ गई, उसके कज़िन के लोन से, मगर अब आसिफ में वो नरमी नहीं रही थी। वो हर वक्त चिड़चिड़ा रहता, मामूली बात पर गुस्सा करता। एक रात खाने की मेज़ पर उसने कहा, फिज़ा तुम्हारे अब्बा ने कर्ज क्यों लिया? अपनी हैसियत के मुताबिक देते ना। अब लोग बातें बनाते हैं कि आसिफ के ससुर ने कर्ज में डूबकर जहेज दिया। उसके लब कपकपा गए। क्या आपको कभी ख्याल नहीं आया कि वो सब आपके लिए किया? मेरे लिए? आसिफ हंस पड़ा। नहीं, वो सब अपनी इज्जत के लिए किया। तुम लोग अपनी अना के कैदी हो। फिज़ा ने खामोशी से प्लेट समेटी और कमरे में चली गई।
आंसू अब भी बह रहे थे, मगर आवाज नहीं। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से खाली होने लगी। न ख्वाब बाकी रहे, न तमन्नाएं, सिर्फ एक एहसास कि बेटी होना जुर्म बन गया है। एक दिन वो अपनी शादी की तस्वीरें देख रही थी। अब्दुल हमीद की मुस्कुराहट, आसिफ के चेहरे की खुशी, सब झूठ लग रहा था। अचानक उसने तस्वीरों के नीचे रखे हुए जहेज की फहरिस्त को देखा। हर चीज़ पर अब कीमत लिखी थी, मगर उस मोहब्बत की कोई कीमत नहीं थी जिसे वो दे बैठी थी। रात के सन्नाटे में उसने दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपनी बेटी को कभी ऐसा दुख न दूं। उसी लम्हे वो फैसला कर चुकी थी कि वो इस खामोश जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएगी। सुबह का वक्त था। आसमान पर हल्की धुंध छाई हुई थी। आसिफ ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और फिजा खामोशी से नाश्ता लगा रही थी। उसके दिल में अब खौफ नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून। वो जान चुकी थी कि खामोश रहने से जुल्म खत्म नहीं होता, वो सिर्फ मजबूत होता है। आसिफ ने कहा, दोपहर को मेरे दोस्त आ रहे हैं, खाने की तैयारी कर लेना, और हाँ, चिकन बिरयानी बनाना, वही जिसमें बादाम डालती हो। फिजा ने हल्के से सर हिलाया, ठीक है। आसिफ चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ तो फिजा ने अपने अलमारी से एक पुराना बैग निकाला। अंदर उसके कुछ कपड़े, निकाहनामा और अब्दुल हमीद की एक तस्वीर थी। वो तस्वीर को देखकर बोली, अब्बा, आपने जो दुख झेला वो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगी। अब मैं अपनी चुप को आवाज़ बनाऊंगी। दोपहर तक वो अपने माँ के घर पहुंच चुकी थी। माँ ने हैरत से पूछा, बेटी, सब खैरियत तो है? फिजा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, अब सब ठीक होगा, बस थोड़ा वक्त चाहिए। चंद दिन बाद फिजा ने महल्ले के स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। उसे एहसास हुआ कि खुद मुख्तारी ही औरत की असल ताकत है। पहले दिन जब वो क्लास के सामने खड़ी हुई तो बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर उसने अपने अंदर एक नया हौसला महसूस किया। रात को जब वो घर आती तो माँ से कहती, अम्मी, अब मुझे किसी सामान, किसी जेवर, किसी नाम की ज़रूरत नहीं, बस इज्जत चाहिए, वो इज्जत जो औरत को इंसान मानने से मिलती है। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई थी। आसिफ का फ़ोन आया, फिजा, तुम वापस नहीं आओगे? लोग पूछ रहे हैं, मैं सबके सामने शर्मिंदा हो रहा हूँ। फिजा ने पुरसुकून लहजे में कहा, शर्मिंदगी उस दिन होनी चाहिए थी जब तुमने मुझे जहेज के ताने दिए थे। मैं अब वापस नहीं आ सकती। मेरी जिंदगी अब मेरा फैसला है। आसिफ ने तंज से कहा, लोग कहेंगे तुमने शौहर का घर छोड़ दिया। कहने दो, वही लोग तो कहते थे जहेज दो तभी इज्जत मिलेगी। आज वही लोग सुन लेंगे कि इज्जत औरत के सामान से नहीं, उसकी खुददारी से जुड़ी है। फ़ोन बंद हो गया और फिजा के दिल में एक अजीब सुकून उतर आया। कुछ दिन बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे कहा, फिजा, तुम बहुत अच्छा पढ़ाती हो, अगर चाहो तो ख़वातीन के हुकूक पर एक लेक्चर दे सकती हो। फिजा ने इस बात में सर हिलाया। वो दिन आया, स्कूल का हॉल भर चुका था। फिजा स्टेज पर आई, सांस ली और बोली, मैं एक बेटी हूँ, एक बीवी रही हूँ और अब एक उस्ताद हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह जहेज का बोझ एक बाप की कमर तोड़ देता है। हम लड़कियों को सिखाया जाता है कि अच्छा शौहर नसीब हो, मगर कोई ये नहीं सिखाता कि खुद पर यकीन रखना क्या होता है। जहेज मोहब्बत की निशानी नहीं, ये कमज़ोरी की कीमत है। मैं अपनी बेटियों को ये सिखाऊंगी कि अगर तुम खुद को इज्जत दो तो कोई तुमसे वो छीन नहीं सकता। हाल में खामोशी छा गई। कुछ औरतों की आंखों में आंसू थे, कुछ मर्दों के चेहरों पर नदामत। फिजा ने अब्दुल हमीद की तस्वीर दिल में महसूस की। अब्बा, मैंने वादा निभा दिया, अब कोई और बेटी आप जैसा दुख नहीं झेलेगी। उस रात फिजा खिड़की के पास बैठी थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माँ पास आकर बोली, बेटी, तुम्हें अकेलापन नहीं लगता? फिजा ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, मैं अकेली नहीं हूँ। हर वो बेटी जो अपनी चुप तोड़ने की हिम्मत करती है मेरे साथ है। चंद महीने बाद फिजा ने एक एनजीओ ज्वाइन कर ली, नई रोशनी। वो गरीब खानदानों की बेटियों के लिए काम करने लगी, जहां वो कहती थी, जहेज नहीं, तालीम दो, जेवर नहीं, इज्जत दो। लोग उसकी बात सुनते, मुतासिर होते और कई घर बदलने लगे। जहेज के खिलाफ उसकी आवाज़ अब शहर के अखबारों में आने लगी। एक दिन एक अखबार वाले ने उससे पूछा, फिजा बीबी, आपको ये हिम्मत कहाँ से मिली? फिजा ने आसमान की तरफ देखा, एक बाप के आंसुओं से और एक औरत की खामोश चीख से। वक्त गुजरा, जिंदगी आगे बढ़ती गई। आसिफ ने कई बार राब्ता किया, मगर फिजा वापस न गई। वो जान चुकी थी कि मोहब्बत उस रिश्ते में नहीं रह सकती जहां इज्जत ना हो। एक रात वो अपनी डायरी लिख रही थी। उसने आखिर में लिखा,
میں عبدالحمید کی بیٹی ہوں، وہ باپ جس نے اپنی عزت قربان کی تاکہ میری زندگی بن سکے۔ میں وہ عورت ہوں جس نے جہیز کے تانے سنے مگر خود کو گرا نہیں دیا۔ میں فضا ہوں، اب میں اپنی کہانی خود لکھتی ہوں۔ چاندنی میں اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں، روشنی جھلک رہی تھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب شروع ہوئی تھی، ایک نئی فضا کی کہانی جو اپنی نسل کو یہ سبق دے گئی کہ جہیز سے گھر نہیں بنتے، انسانوں سے بنتے ہیں۔